मिड 20th सेंचुरी में अरब देशों और इजराइल के बीच पैलेस्टाइन को लेकर घमासान मचा हुआ था। उसी समय लिबिया के चिलचिलाती वीरान रेगिस्तानों में एक नौजवान लड़का मुअम्मर गद्दाफी अपने देश को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मुनाकिस राजा इद्रिस से आजाद कर उस पर शासन करने का सपना लिए बड़ा हो रहा था। तब शायद ही किसी को यह पता रहा होगा कि गद्दाफी का यह सपना जल्दी ही उसे दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर्स में से एक बनाने वाला था। गद्दाफी न केवल लिबिया में तख्ता पलट करके खुद लिबिया का रहनुमा बन बैठा, बल्कि सत्ता में आते ही उसने अकेले अपने दम पर ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज को लिबिया से बाहर खदेड़ फेंका। अपने बेहतरीन कामों के बदौलत उसने अपने देश में विकास का ऐसा जलवा कायम किया कि एक ही झटके में उसने गरीब लिबिया को पर कैपिटा इनकम के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सत्ता के नशे में चूर गद्दाफी अय्याशी और तानाशाही में ऐसा पागल हुआ कि वो अपने ही देश के लोगों का खून का प्यासा बन गया। जिसने भी उसके विरोध में आवाज उठाई उसको अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। जहां धीरे धीरे लिबिया के लोगों के दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी और लोग उससे छुटकारा पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। देखते देखते कभी एक रेवोल्यूशनरी रहा गद्दाफी सभी का दुश्मन बन गया और उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसके आखिरी वक्त को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन उसके अंत की कहानी जानने से पहले हमें उसकी जिंदगी को शुरू से समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे एक आम सा लड़का लिबिया का शासक बना और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 40 से ज्यादा सालों तक लिबिया पर राज करने वाले दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह गद्दाफी को अंत समय में अपने ही देश के लोगों से अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों अपने ही देशवासियों के हाथों उसका खात्मा हो गया। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 1942 में लीबिया के रेगिस्तानी इलाके कसर अबू हादी में हुआ था। उस समय लिबिया इटली के कब्जे में था। गद्दाफी का परिवार कदादफा ट्राइब से बिलोंग करता था, जिनका बकरी और ऊंट चराने का काम था। बेहद ही गरीब परिवार से होने के बावजूद गद्दाफी के पिता ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया। गद्दाफी जिस स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ कुछ टीचर इजिप्ट के थे जो अक्सर स्टूडेंट्स को इजिप्शियन रेवोल्यूशन की कहानी सुनाया करते थे। गद्दाफी इन रेवोल्यूशन को सुनते हुए बड़ा हो रहा था और शायद यही कहानियां उसके मन में घर करने लगी थी। इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर उन दिनों सभी अरबिक कंट्रीज का हीरो था और इस वजह से गद्दाफी भी नासिर के प्रभाव से दूर नहीं रह सका और नासिर को अपना आइडियल मानने लगा। स्कूल के समय से ही गद्दाफी ने पॉलिटिक्स में एंट्री कर अपना पॉलिटिकल करियर बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों गद्दाफी ने फिलॉसफी ऑफ द रेवोल्यूशन नाम की एक किताब पढ़ी जिसे नासिर ने लिखा था। ये किताब बेसिकली मिलिट्री कू के तरीकों को बताती थी। जाहिर था ये किताब गद्दाफी की फेवरेट बन गई। माना जाता है कि स्कूल में कई सारे टीचर्स बच्चों के पॉलिटिकल मूव्स को सपोर्ट करते थे और इसी वजह से गद्दाफी स्कूल के दिनों से ही सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाने लगे, जिसके कारण उन्हें 1961 में गवर्नमेंट एसेट्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में परिवार सहित सेभा से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद गद्दाफी मिस्राता चले गए और आगे की पढ़ाई वहीं से की। यहाँ उन्हें मिशेल अफलक, अब्राहम लिंकन, सन यात्सेन और मुस्तफा केमल अतातुर्क जैसे बड़े नेताओं की बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला, जिससे उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सत्ता चलाने की सीख मिली। पढ़ाई के दौरान उनके टीचर ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी भी देश में क्रांति लाने के लिए सेना की सहायता बहुत जरूरी होती है। गद्दाफी की नजर भी लिबिया की सत्ता पर थी, जिसे वो अपने टीचर्स के कहे अनुसार सेना को अपना हथियार बनाकर हासिल करना चाहते थे। इसी कारण गद्दाफी ने सेना में भर्ती होकर 1963 में बेंगाजी के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। यहाँ लिबिया की मिलिट्री को ब्रिटिश आर्मी द्वारा ट्रेन किया जाता था, इसलिए गद्दाफी को यहाँ कुछ खास मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिस्ट और इंपीरियलिस्ट मानते थे। वो ब्रिटिशर्स के इस कदर खिलाफ थे कि उन्होंने अंग्रेजी सीखने तक से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ कई बार बदसलूकी भी की, जिस कारण उन्हें फाइनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने यह भी प्रदर्शन का कोई मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया और अपने साथी कैडेट्स के साथ मिलकर 1964 में फ्री ऑफिसर्स नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें रेवोल्यूशनरी इजिप्शियन नेशनलिस्ट ऑफिसर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ये सभी फ्री ऑफिसर्स सीक्रेटली मिला करते थे और अरब देशों से वेस्टर्न प्रभाव को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनाते थे। गद्दाफी ने इस दौरान कई लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लिए जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाले थे। अगस्त 1965 में ट्रेनिंग खत्म करके गद्दाफी सेना के कम्युनिकेशंस ऑफिसर बन गए। अप्रैल 1966 में उन्हें मिलिट्री के एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा गया, जहां उन्होंने 9 महीने से अधिक समय तक यूके के अलग अलग शहरों में मिलिट्री ट्रेनिंग ली। यूके में रहने के दौरान गद्दाफी ने महसूस किया कि यूके लीबिया से कहीं अधिक विकसित है। लीबिया को भी इसी तरह विकसित देश बनाने का सपना लिए गद्दाफी वापस लीबिया लौट आए और सेना में रहते हुए कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। कुछ वक्त बाद गद्दाफी उस गुट के साथ भी छुपकर काम करने लगे जो इड्रिस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उन दिनों इड्रिस की सरकार पूरे लीबिया में काफी अनपॉपुलर हो चुकी थी। हर कोई अब मोनार्की से छुटकारा चाहता था। साल 1959 में लीबिया में क्रूड ऑयल की खोज हुई। उसके बाद मानो लीबिया की लॉटरी लग गई। ऑयल से होने वाली भरपूर कमाई से लीबिया की इकोनॉमी में भी काफी सुधार होने लगा, लेकिन इसका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल पा रहा था। प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा केवल राजा इड्रिस और उसके करीबी लोगों के पास ही जा रहा था, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग अभी भी भुखमरी और बेरोजगारी की चपेट में ही थे। इड्रिस ने तेल से हो रहे प्रॉफिट को अपने तक सीमित रखने के लिए लीबिया की फेडरल रूलिंग सिस्टम को सेंट्रल बना दिया था, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। ऑयल इंडस्ट्री अब करप्शन का नया जरिया बन चुका था। लोगों में नाराजगी बीतते दिन के साथ चरम पर पहुंच चुकी थी। वही 6 डे वॉर में मिली हार ने राजा के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था। पब्लिक का मानना था कि इड्रिस ने इस युद्ध में इजराइल के डायरेक्ट सपोर्टर अमेरिका का साथ दिया है। अरब देशों में इस शर्मनाक हार से जनता में इड्रिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। कैपिटल सिटी त्रिपोली और बेंगाजी में वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। ये विरोध इस कदर बढ़ गया कि यहाँ के लेबर्स ने इजिप्ट के लोगों के साथ मिलकर कई ऑयल टर्मिनल्स को बंद करवा दिया। प्रोटेस्ट के बीच 1969 के शुरुआती महीनों में लीबिया में तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी थी। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA इड्रिस की सत्ता को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन छुपकर काम कर रहे गद्दाफी पर उनका ध्यान नहीं था। एक तरफ शेली ब्रदर्स ने इड्रिस की नाक में दम कर रखा था, तो दूसरी तरफ गद्दाफी चुपके से सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए थे। शेली ब्रदर्स के पिता इड्रिस के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन्हें इड्रिस के लोगों ने ही मार दिया था। तभी से दोनों भाई राजा से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट करने के बजाय वो राजा के करीब आने लगे। कुछ ही समय में अब्दुल अजीज शेली लिबियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे, तो वही उमर शेली रॉयल एडवाइजर बन गए होते हैं। 1969 के मिड से ही शेली ब्रदर्स द्वारा तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। इस समय इड्रिस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की और ग्रीस गए हुए थे। अगस्त 1969 तक इड्रिस को भी समझ आ चुका था कि अब उनके हाथ से लिबिया की सत्ता निकल चुकी है, इसलिए उन्होंने यहां लौटने के बजाय ग्रीस के एथेंस से ही अपने पद को छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी, जिसको 2 सितंबर 1969 को एक्सेप्टेंस मिलने वाली थी और इसके बाद उनका भतीजा राजा बनने वाला था। उधर शेली ब्रदर्स की नजरों से दूर गद्दाफी को लिबिया की सत्ता पर काबिज होने का अच्छा मौका हाथ लगा। जब तक शेली ब्रदर्स को एक्शन ले पाते, तब तक गद्दाफी की 12 मेंबर्स वाली डायरेक्टोरेट ने 1 सितंबर 1969 को तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन जेरूसलेम की शुरुआत कर दी। 2 घंटे के भीतर ही गद्दाफी के साथियों ने कूच कर लिबिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। गद्दाफी ने काम इतना सीक्रेट रूप से किया था कि इड्रिस के पर्सनल बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकन आर्मी तक को कानों कान इस तख्ता पलट की खबर नहीं लगी। अब तक लिबिया के लोग अनजान थे कि आखिर इस तख्ता पलट को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया है। लेकिन फाइनली 7 दिन बाद गद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच दी, जिसके बाद लोगों को पता लग सका कि इस तख्ता पलट के लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद मुअम्मर गद्दाफी है। गद्दाफी के भाषण के बाद लिबिया की जनता ने भी इस तख्ता पलट का स्वागत किया और अपने नेता के रूप में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सत्ता पर काबिज होते ही गद्दाफी ने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल RCC के साथ मिलकर लिबिया से मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया और लिबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की। लिबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना के बाद गद्दाफी खुद लिबिया के न्यू गवर्निंग बॉडी और RCC के चेयरमैन बन जाते हैं। लिबिया के सबसे पावरफुल लीडर बनने के बाद भी वो अपने आप को जनरल के पोस्ट पर प्रमोट नहीं करते और कर्नल के पोस्ट पर ही पूरी लाइफ
लाइफ बने रहते हैं। उनका कहना था कि देश में जनता का शासन कायम करने के लिए उन्हें मिलिट्री की सुप्रीम पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी। असल में लीबिया की सारी पावर उन्हीं के हाथों में होती है। इसके अलावा उन्होंने अलबेदा की जगह त्रिपोली को लीबिया की नई राजधानी बना दिया। गद्दाफी ने खुद गरीबी से उठकर लीबिया की सत्ता हासिल की थी, इसलिए उन्होंने ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दी, जिस कारण गद्दाफी तेजी से जनता के बीच पॉपुलर होने लगे। इसके बाद उन्होंने लीबिया को एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका जल्द ही लीबिया में असर दिखने लगा और लीबिया का किसान जो हमेशा लॉस में रहता था उसे अब प्रॉफिट होने लगा। लीबिया की इकोनॉमी मेनली ऑयल पर डिपेंडेंट थी, जहां अब भी भारी मात्रा में करप्शन हो रहा था। गद्दाफी ने ऑयल रिसोर्सेज को एक एक करके ठीक करना शुरू किया और इससे होने वाले प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा जनता को दिलाने के लिए मल्टीपल लॉ बनाए। इसी लॉ के चलते अक्टूबर 1969 में गद्दाफी ने फॉरेन कंपनीज के साथ चल रही करंट ट्रेड टर्म्स को अनफेयर बताते हुए लीबियन ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रही सभी फॉरेन कंपनीज को नेशनलाइज कर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दिया। गद्दाफी के इस डिसीजन को ओपेक में शामिल दूसरे देशों ने भी फॉलो कर अपने अपने देशों में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए। गद्दाफी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और केवल कुछ सालों में लीबिया की पर कैपिटा इनकम 11,000 यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई, जिससे लीबियाई लोगों की लाइफस्टाइल में काफी सुधार होने लगा। उस समय लीबिया की डेवलपमेंट की गति कुछ इस कदर तेज हो गई थी कि लीबिया ने पर कैपिटा इनकम के मामले में इटली और ब्रिटेन जैसी कई डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ऑयल के बढ़ते प्राइसेस के कारण जहां लीबिया जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश मुनाफे में थे, तो वही दूसरे देशों को इसे खरीदने में काफी परेशानी होने लगी, जिस कारण ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश इसके खिलाफ विरोध जताने लगे। इसलिए ऑयल के प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए अप्रैल 1971 में सभी बड़ी ऑयल कंपनीज और ओपेक मेंबर्स के बीच त्रिपोली एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिससे ऑयल खरीदने वाले देशों को भी कुछ सहूलियत हुई और ओपेक में शामिल सभी देशों का प्रॉफिट भी बना रहा। गद्दाफी ने न केवल ऑयल को लेकर लीबिया के विकास के लिए काम किया, बल्कि कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट्स किए जिससे लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बन गई। गद्दाफी ने लीबिया के लोगों को सुविधा देते हुए मिनिमम वेजेस को डबल कर दिया और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सैलरीज देने का आदेश दिया। महिलाओं की बेहतरी के लिए लीबिया में 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को बैन कर दिया गया। इस तरह के बेहतरीन फैसलों से लीबिया में महिलाओं की कंडीशन में काफी सुधार होने लगा। इस बीच गद्दाफी ने अरब देशों के बीच यूनिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इजिप्ट से बात करना शुरू की। गद्दाफी का यह प्रपोजल इजिप्ट के अब्दुल नासिर को बहुत पसंद आया और इन सब में दोनों को सूडान का भी साथ मिला। इसके बाद लीबिया, इजिप्ट और सूडान ने मिलकर त्रिपोली चार्टर पर साइन किया और अरब रेवोल्यूशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन किया गया। इससे अरब कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाने लगे। इन सब में गद्दाफी की बड़ी भूमिका थी, लेकिन तेजी के साथ उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इसलिए कई बार गद्दाफी को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन गद्दाफी ने एक एक करके उन सभी की हत्या करवाकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। कई लोगों को गद्दाफी के खिलाफ साजिश करने के आरोप में सरेआम फांसी दे दी गई। गद्दाफी यही नहीं रुका, बल्कि उसने लीबिया में बसे इटली के सिटीजन्स और यहूदियों को भी लीबिया से बाहर निकाल दिया। गद्दाफी के इस तानाशाही रवैये ने लीबिया के लाखों लोगों को उसका घोर विरोधी बना दिया था। लेकिन सभी विरोधों से बेफिक्र होकर गद्दाफी ने एक और तानाशाही फैसला लेते हुए लीबिया में शरिया लॉ इम्पोज कर दिया और वहां की हर एक चीज और हर एक गतिविधि पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उस समय लीबिया के अंदर ब्रिटेन और यूएसए ने कई मिलिट्री बेस बना रखे थे और गद्दाफी अपने देश में वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के मिलिट्री बेस को लीबिया से जबरदस्ती हटवा दिया, जिस कारण ब्रिटेन और अमेरिका गद्दाफी के कट्टर दुश्मन बन गए। आगे चलकर ये दुश्मनी की नींव एक न एक दिन गद्दाफी की जड़ों को हिलाने वाली थी। लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह गद्दाफी अपने तरीके से अपने शासन को चलाने में लगा रहा।
गद्दाफी ने लीबिया की सत्ता संभालने के वक्त पब्लिक से डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए थे और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन तभी खुद अपने कामों से सेटिस्फाई नहीं होने का कारण बताकर गद्दाफी सितंबर 1971 में सबको सरप्राइज करते हुए अचानक अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन लोग कुछ समझ पाते कि तभी केवल 1 महीने के अंदर ही गद्दाफी ने दोबारा गद्दी संभाल ली। दोबारा सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने देश में डेवलपमेंट करने के लिए कई रिफॉर्म्स किए और लीबिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल लीबिया का 90 से 95% एरिया डेजर्ट है, जिस कारण वहां हमेशा पानी और खेती की परेशानी रही है। गद्दाफी किसी तरह पानी की सप्लाई को बढ़ा के एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्होंने आगे चलकर द ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के तहत हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू लीबिया के कई इलाकों तक पानी पहुंचाने का काम किया। यह अभी तक का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसके चलते अजदाबिया जैसे लीबिया के कई शहरों तक पहली बार पानी पहुंच सका। गद्दाफी के इस अल्टीमेट प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया की काफी डोमेस्टिक ग्रोथ हुई और उसकी डिपेंडेंसी विदेशी देशों से काफी कम हो सकी। लेकिन लीबिया सिर्फ पानी और उपजाऊ जमीन के मामले में ही नहीं पिछड़ा हुआ था, बल्कि उस समय लीबिया मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और ट्रैकोमा जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों से भी जूझ रहा था। इसलिए गद्दाफी ने हेल्थ सेक्टर में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, उन्हें पक्का मकान बना कर दिया गया। कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोले गए और उनमें सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई। इन इनिशियल सोशल रिफॉर्म से लीबिया के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए, जो केवल गद्दाफी के सही फैसले लेने और उनकी शानदार नीतियों की बदौलत ही संभव हो पाया। लेकिन गद्दाफी जहां एक तरफ लीबिया में डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लिए, जिसने उन्हें जनता का विरोधी बना दिया। उन्होंने 1972 में लेबर स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर कुछ न्यूज़पेपर्स को भी बैन कर दिया। इसके अलावा वहां शराब पीना, नाइट क्लब जाना और चर्चेज में प्रेयर करना सब बंद करवा दिया गया और ट्रेडिशनल लीबियन कपड़े पहनना कंपलसरी कर दिया गया। साथ ही लीबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अराबिक कर दी गई और बाकी सभी लैंग्वेजेस को बैन करवा दिया। उनके इस तानाशाही रवैये से वहां की जनता को काफी दिक्कतें होने लगी थी। इस तरह गद्दाफी ने लीबिया को तो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन साथ ही अब वो पड़ोसी देशों के मामलों में भी इंटरफेरेंस करने लगा था। उसकी नजर अरब और अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा अब इजराइल पर भी थी। दरअसल जब गद्दाफी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, उस दौरान इजराइल अकेले ही अरब कंट्रीज को 3 बार शिकस्त दे चुका था। इसलिए गद्दाफी इजराइल से बहुत नफरत करता था और अरब कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक और जंग छेड़ना चाहता था। इसके लिए वो अरब के कई नेताओं से बात करके इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग भी करने लगा था। लेकिन उस समय तक इजराइल काफी मजबूत हो चुका था और अब उसके साथ अमेरिका भी आ चुका था। लेकिन इन सब से बेफिक्र गद्दाफी इजराइल से दुश्मनी निकालने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इस नफरत में वो इजराइल के अगेंस्ट काम करने वाले कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग भी करने लगा। जून 1972 में उन्हें ट्रेन करने के लिए लीबिया में एक सेंटर भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप ब्लैक सितंबर को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फंडिंग भी की। आगे चलकर इसी ग्रुप के 8 मेंबर्स ने 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स में 11 इजरायली एथलीट्स को मार गिराया। बाद में पुलिस की कार्रवाई में जब इस हमले को अंजाम देने वाले टेररिस्ट मारे गए, तो गद्दाफी ने उनकी डेड बॉडीज को लीबिया लाकर हीरोज की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। गद्दाफी के इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के कारण उसकी इमेज धीरे धीरे पूरी दुनिया में खराब होने लगी। लेकिन अपनी आलोचनाओं से बेफिक्र गद्दाफी अपनी ही धुन में सवार थे। लीबिया में अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जून 1973 में उन्होंने एक अलग थ्योरी प्रपोज की, जिसे थर्ड इंटरनेशनल थ्योरी नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका के कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी को नकार दिया। गद्दाफी ने इस दौरान ग्रीन बुक नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उनके हिसाब से पूरी दुनिया में शासन चलाने के तौर तरीके बताए गए। इस बुक को लीबिया में सभी लोगों को पढ़ने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने देश में ही भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इस किताब में बताई हुई थ्योरी के सहारे वो एक पैन अरब स्टेट को एस्टैब्लिश कर एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बुक में लीबिया के लिए जमहूरियत की शुरुआत करने की बात की, जिसका अर्थ था जनता द्वारा शासन।
इस दौरान उन्होंने सालों से चले आ रहे इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को गलत माना और हदीस को भी एक्सेप्ट करने से नकार दिया। उनके इस कदम से उनके देश के ही मौलवी उनके दुश्मन बन गए और उनकी कड़ी आलोचना करने लगे। लेकिन गद्दाफी को किसी के भी विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी उनकी थ्योरी और उनके द्वारा लिखी बुक को मानने से इनकार करता, उन्हें कोड़े की मार सहनी पड़ती। गद्दाफी की मनमानी इस कदर बढ़ने लगी कि उन्होंने 1975 में फॉरेन ट्रेड पर गवर्नमेंट की मोनोपोली डिक्लेयर कर दी, जिस कारण देश का बिजनेस क्लास गद्दाफी से नाराज हो गया। जहां अब बिजनेस क्लास भी गद्दाफी के अगेंस्ट हो गया होता है, तो वही एक साल पहले गद्दाफी की सरकार पर सिविलियन अटैक हो चुका था, जिसमें आर्मी बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हुए कई बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, जिस कारण कई सैनिकों की जान चली गई थी। लिबियन आर्मी जब इस पब्लिक रिवोल्ट को दबा नहीं पाई तो गद्दाफी काफी गुस्सा गए और सितंबर 1975 में आर्मी के लगभग 200 सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट करवाकर जेल में बंद करवा दिया गया। साथ ही यूथ के लिए नेशनल ड्यूटी निभाना मैंडेटरी कर दिया गया। जब 2 स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया तो जनवरी 1977 में कई मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ उन्हें भी पब्लिकली फांसी दे दी गई। अब गद्दाफी पूरी तरह से तानाशाही करने पर उतर चुका था। वो अपने ऑर्डर को जबरदस्ती मनवा रहा था, जिस कारण अब पूरे लीबिया में उसके पॉलिसीज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। वो जानबूझकर अपने विरोधियों को पब्लिकली मरवाता ताकि लोग उस मौत के मंजर को देखें और उनके अंदर खौफ बैठ जाए। उसकी इस तानाशाही से जहां जनता में अंदर ही अंदर नाराजगी बढ़ने लगी थी, तो वही उसके साथ काम करने वाले कुछ सहयोगी भी उसके खिलाफ हो गए और उसे सत्ता से हटाने के लिए कई तरह की साजिश रचने लगे। आरसीसी के मेंबर उमर मोहाइशी अपने 2 साथियों बशीर सागिर अल-हवादी और अवद अली हमजा के साथ मिलकर गद्दाफी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग शुरू कर चुके थे। लेकिन बीच में ही गद्दाफी को उनकी इस प्लानिंग की खबर लग गई, जिसके बाद उमर मोहाइशी ट्यूनीशिया भाग गए, जबकि उसके 2 साथियों को पकड़कर मार्च 1976 में फांसी दे दी गई। आरसीसी के अंदर अपने खिलाफ उठे इस विरोध से गद्दाफी सतर्क हो गया और मार्च 1977 में आरसीसी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गद्दाफी की बढ़ती मनमानी के कारण देश में चल रही डेवलपमेंट पर ब्रेक सा लग गया और 1980 आते आते लिबिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि लिबिया विदेशी कर्ज के बोझ तले दब चुका था, जिस कारण लिबिया में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में गद्दाफी अपने देश की समस्याओं को सुलझाने के बजाय विदेशी मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस भी जल्द ही देखने को मिला। 9 अफ्रीकी देशों ने गद्दाफी के इस इंटरफेरेंस से परेशान होकर लीबिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। इस दौरान गद्दाफी पर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में बसे अपने क्रिटिक्स और दुश्मनों को मारने के लिए पैसे देकर प्रोफेशनल किलर रखने का आरोप भी लगने लगा। गद्दाफी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन पर भी अटैक करवाने का आरोप लगा, जिसमें रीगन तो बच गए, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका ने कई एक्शंस लिए। इसके कुछ वक्त बाद पेरिस में अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर चार्ल्स आर रे और इजरायली डिप्लोमेट याकूब बर्सिमानटोव की हत्या हो गई। अमेरिका ने इस हत्या के लिए गद्दाफी को जिम्मेदार मानते हुए लिबिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए और यही से गद्दाफी CIA के सीधे रेडार पर आ गया। इसके अलावा अमेरिका ने लिबिया से ऑयल खरीदने से भी मना कर दिया और अमेरिकन कंपनीज को लिबिया में काम बंद करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया। लेकिन गद्दाफी अपने सत्ता के नशे में इस कदर चूर था कि उसे ना तो अपने देश के लोगों के विरोध से कोई फर्क पड़ा और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बिगड़ती इमेज की उसे चिंता थी। गद्दाफी ने अपना क्रिमिनल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि वह अपने विरोधियों को किसी भी देश में किसी भी वक्त मरवा सकता था। 5 अप्रैल 1986 को एक ऐसा ही केस देखने को मिला जब उसने वेस्ट बर्लिन के ला बेले नाइट क्लब में अपने एजेंट के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स और एक टर्किश महिला की जान चली गई और टोटल 229 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अब क्योंकि इस वक्त वेस्ट बर्लिन अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज के अंडर था और अमेरिकी सोल्जर्स इस अटैक में मारे गए थे, इसलिए अमेरिका इस हमले के जवाब में 15 अप्रैल 1986 को ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन लॉन्च करके लिबिया पर एयर स्ट्राइक कर देता है। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका लिबिया के त्रिपोली और बेंगाजी मिलिट्री बेस पर भारी बमबारी करता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस हमले में गद्दाफी के घर को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें गद्दाफी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके 2 बेटे बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी
गोद ली हुई बेटी हैना की मौत हो गई। अमेरिका के इन हमलों के बाद गद्दाफी कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गया था और अपनी सुरक्षा के लिए वो अजीब तरीके आजमाने लगा था। अब गद्दाफी जब भी कोई फॉरेन ट्रिप पर जाता तो होटल में वो अपने साथ ले जाई गई चादरें बिछवाता, अपने हेल्थ चेकअप के लिए यूक्रेन से नर्सेज मंगवाता और हर चीज की पुख्ता जांच के बाद ही उसका इस्तेमाल करता। इसके अलावा गद्दाफी एक बहुत बड़ा अटेंशन सीकर था जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हर विदेशी दौरे पर उसकी पोशाक और वेशभूषा अलग और अजीबोगरीब तरीके की होती थी, जिसे कोई पसंद करे या ना करे लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो हर दौरे पर फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ जाता और हर वक्त उसके आसपास 30 फीमेल बॉडीगार्ड्स मौजूद रहती थी। वेस्टर्न मीडिया ने उसकी इन फीमेल गार्ड्स को अमेजोनियन गार्ड्स का नाम दिया हुआ था, जिसकी फॉर्मेशन उसने अर्ली 1970s में ही कर दी थी। इस तरह गद्दाफी दुनिया को जताता था कि वो महिलाओं का बहुत बड़ा हितैषी है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटी देता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो दुनिया को दिखाने के लिए इन फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ घूमता फिरता और फिर बाद में वो उनके साथ यौन शोषण करता, उन्हें तड़पाता और जलील करता। उसकी कई फीमेल बॉडीगार्ड्स ने बताया कि वो एक साथ कई महिलाओं के साथ ज्यादती करता था और जब उसका मन भर जाता तो वो उन्हें किसी चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता। जहां गद्दाफी का ये खौफनाक किरदार महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार था, तो वही वो देश विदेश में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा था। उसने चैड, पैलेस्टाइन, लेबनान और आयरलैंड जैसे देशों में आतंक फैलाने का काम किया और इस काम में उसने दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग की, उन्हें रहने के लिए लीबिया में पनाह दी और लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए। गद्दाफी ने सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चैड में चल रहे सिविल वॉर में अपनी सेना भी भेजी, जहां फ्रांस चैड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ गद्दाफी रेबेलियन ग्रुप को सपोर्ट करता है। गद्दाफी द्वारा चैड में सेना भेजने से फ्रांस गुस्से से भर गया और फरवरी 1986 में लीबिया के खिलाफ ऑपरेशन एपिवियर शुरू कर दिया। इससे चैड को बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा और उसने लीबिया के मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बदले में लीबियन आर्मी भी जवाबी कार्रवाई करने लगी, जो जल्द ही टोयोटा वॉर में बदल गई। इस वॉर में लीबिया फ्रांस से बुरी तरह से हारा और फ्रांस ने उसे चैड से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 1987 में लीबिया और चैड ने सीज फायर साइन किया और टोयोटा वॉर का अंत हो गया। लेकिन इस वॉर में मिली हार के बाद गद्दाफी को अपने ही घर में भारी फजीहत झेलनी पड़ी और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे लोग लाइटली लेने लगे। इसके आगे के कुछ सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे वेस्टर्न कंट्रीज और गद्दाफी के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई और इस कड़वाहट ने धीरे धीरे दुश्मनी का रूप ले लिया। दिसंबर 1988 में लंदन से पैन एम फ्लाइट 103 न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसमें अचानक से स्कॉटलैंड के लॉकरबी में जोरदार धमाका हुआ और प्लेन कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। फ्लाइट में सवार 243 पैसेंजर सहित 16 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। इस फ्लाइट में 21 देशों के नागरिक यात्रा कर रहे थे, जिसमें से 190 अमेरिकन होते हैं। मरने वालों में केवल फ्लाइट में मौजूद लोग नहीं थे, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद 11 लोगों ने भी इस धमाके की वजह से जान गंवा दी थी। बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन में इसमें लीबिया का हाथ पाया गया। इस घटना के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन गद्दाफी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने गद्दाफी को मिडिल ईस्ट का मैड डॉग तक कह डाला। इसके एक साल बाद ही 19 सितंबर 1989 को कोंगो के ब्राज़ाविले से पेरिस जा रही UTA फ्लाइट 772 को बम विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है, जिससे फ्लाइट में सवार 156 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। इस घटना में भी फ्रांस ने गद्दाफी को दोषी माना। एक साल के भीतर ही इन दो बड़े प्लेन बम विस्फोट में नाम आने से गद्दाफी लोगों की नजरों में विलेन बन गए थे। नवंबर 1991 में पैन एम फ्लाइट 103 की घटना में शामिल सभी आरोपियों को ब्रिटेन में लीबिया से ब्रिटेन भेजने की मांग की, तो गद्दाफी ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देकर उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद वेस्टर्न कंट्रीज लीबिया के खिलाफ मोबिलाइज होने लगी और 1992 में UN में रेजोल्यूशन 748 पास करवाकर लीबिया पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए, जिससे लीबिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई। अब वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी तरह गद्दाफी को लीबिया की सत्ता से हटाना चाहती थी और इसी कोशिश में CIA ने अक्टूबर 1993 में कुछ लोकल ग्रुप्स की मदद करके लीबिया में तख्तापलट करने की कोशिश की, लेकिन गद्दाफी के खिलाफ उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। गद्दाफी बहुत शातिर तानाशाह था, उसे हर हाल में सत्ता में बने रहना आता था। पावर के लिए वो कभी भी किसी का भी खात्मा कर सकता था।
1990 के दशक में उसने अरब और वेस्टर्न कंट्रीज में अपने विरोधियों को खत्म करने की एक मुहिम चालू की, जिसके चलते कई पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट मारे गए। इनमें से ही एक वाकया साल 1993 में फॉर्मर लीबियन फॉरेन मिनिस्टर मंसूर अल किकिया के साथ घटता है, जो गद्दाफी के बहुत बड़े आलोचक थे। गद्दाफी के टेरर के चलते 1980 से ही वो लीबिया छोड़कर अमेरिका में रह रहे थे और 1993 में अरब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए इजिप्ट आए हुए थे। इसी दौरान उन्हें उनके होटल के कमरे से गद्दाफी के एजेंट्स द्वारा किडनैप कर मार डाला गया और उनकी डेड बॉडी को दशकों तक फ्रीजर में स्टोर करके रखा गया। उनकी बॉडी को 19 साल बाद 2012 में गद्दाफी के मरने के बाद रिकवर किया जा सका। गद्दाफी के जुल्म की कहानी अभी रुकी नहीं थी। 3 साल बाद 1996 में गद्दाफी कुछ ऐसा करता है जिससे पूरा लिबिया थर्रा उठता है और पूरी दुनिया की नजरों में विलेन बना हुआ गद्दाफी अपने देश के लोगों का भी दुश्मन बन जाता है। दरअसल 1996 में त्रिपोली की एक जेल में कैदियों ने भागने का प्लान बनाया हुआ था, पर उन्हें भागते समय ही पकड़ लिया गया। इस बीच गार्ड्स के साथ लड़ते हुए कई कैदी घायल हो गए, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर वो ना दोबारा कभी घर लौट सके और ना ही जेल। बाकी बचे कैदियों पर 2 घंटे तक गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1200 से भी अधिक कैदी मारे गए, जिनकी लाशों को उनके परिवार तक को नहीं दिया गया और उन्हें उसी जेल में दफना दिया गया। अपने ही देश के कैदियों के साथ की गई इस तरह की निर्दयता ने गद्दाफी के खौफनाक चेहरे को उजागर कर दिया था। इसके अगले ही साल गद्दाफी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विजिट पर गए। एक समय पर साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। उस समय इन सबको दूर करने में गद्दाफी ने नेल्सन मंडेला की खूब मदद की थी, तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। 1997 में जब गद्दाफी अफ्रीकी दौरे पर गए तो उन्हें रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नेल्सन मंडेला ने द ऑर्डर ऑफ गुड होप की उपाधि से सम्मानित किया। 1999 में उन्हीं के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट हो सकी, जिससे अफ्रीकी देश अपने हक के लिए एक साथ आवाज उठा सकते थे। गद्दाफी अक्सर कुछ ऐसा किया करते थे जिससे उनकी खबर बन ही जाया करती थी। 2003 में गद्दाफी सऊदी अरेबिया के प्रिंस अब्दुल्ला के साथ पब्लिकली झगड़ा कर एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनके झगड़े के 2 हफ्ते बाद ही प्रिंस अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें प्रिंस अब्दुल्ला की जान तो बच गई, लेकिन गद्दाफी को इसके लिए दोषी माना गया। दुनिया भर में अपनी बढ़ती दुश्मनी और बदनामी ने गद्दाफी को अब परेशान करना शुरू कर दिया था। देश के अंदर और बाहर हर तरफ उसके दुश्मन बन चुके थे और उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करना होगा। इसलिए वो अचानक से अमेरिका समेत अन्य वेस्टर्न कंट्रीज से रिश्ते सुधारने लगा। उसने न केवल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले की आलोचना कर अमेरिका और विक्टिम्स के लिए सिंपैथी और सपोर्ट जाहिर किया, बल्कि उसने 2003 में पैन एम फ्लाइट 103 बॉम्बिंग के 2 प्राइम सस्पेक्ट्स को ब्रिटेन को सौंप दिया और इस बमबारी में मारे गए लोगों के परिवारों को $2.7 बिलियन की सहायता भी दी। इस तरह की कोशिशों के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के साथ गद्दाफी के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए। गद्दाफी के इस तरह के अच्छे बिहेवियर और कोऑपरेशन को देखते हुए 2006 में अमेरिका ने लीबिया को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची से हटा दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। पर गद्दाफी को चैन से बैठना पसंद ही नहीं था। 2008 में सीरिया में आयोजित अरब लीग समिट में गद्दाफी ने अमेरिका पर सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी मारने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया। उनके इस दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इसी साल गद्दाफी ने अपने सपोर्टर अफ्रीकी नेताओं के एक ग्रुप से अपने आप को किंग ऑफ किंग्स डिक्लेयर करवा लिया। गद्दाफी के इस अटपटे और अतरंगी बिहेवियर से लीबिया में ही उनके खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी थी। विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई थी और लीबिया में आए दिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट रोज की बात हो गई थी। कुल मिलाकर लीबिया और बाकी के सभी अरब देश अब गद्दाफी और उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। साल 2011 आते आते मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में काफी कुछ बदल चुका था। लोग सालों से राज कर रहे तानाशाहों से तंग आ चुके थे। एम्प्लॉयमेंट की भारी कमी थी, देशों में गरीबी बढ़ती ही जा रही थी और विरोध की आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। सोशल मीडिया के इस एरा में लोगों और खासकर नौजवानों के बीच तानाशाहों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। 2010 के आखिर में ट्यूनीशिया से रिवोल्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ और ये आग की तरह इजिप्ट, सीरिया, येमेन, बहरीन, इराक और लेबनान जैसे देशों में फैल गया।
लीबिया भी इस आग से अछूता नहीं रह सका और फरवरी 2011 में लोग गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जल्द ही यह प्रोटेस्ट एक युद्ध में बदल गया, जिसके चलते लोग गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकने को बेचैन हो गए। पर गद्दाफी अब भी झुकने को तैयार नहीं था और उल्टा उसने रेवोल्यूशनरीज पर ड्रग एडिक्ट और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए सेना से प्रोटेस्टर्स पर बमबारी करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद लोग उसके खिलाफ और भी ज्यादा भड़क गए। इस बमबारी की घटना से गद्दाफी के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। उसके आदेश अनुसार सेना ने बेंगाजी में प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चारों तरफ हाहाकार और मौत का मंजर छा गया। गद्दाफी की इस क्रुएलिटी और मनमानी से परेशान होकर कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदर्शनकारियों के सपोर्टर्स बन गए। प्रोटेस्ट तेजी से लीबिया, मिसराता, अल बायदा और टोब्रुक जैसे शहरों तक फैल गया और जल्दी ही प्रोटेस्टर्स ने इन शहरों को अपने कब्जे में भी ले लिया। इस दौरान दोनों साइड्स ने युद्ध के नियमों को नहीं माना, जिससे लीबिया में बुरी तरह से केओस फैल गया। लीबिया के इन बिगड़ते हालातों में जहां गद्दाफी कुछ सालों से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस बनाकर ये उम्मीद कर रहा था कि उसके पुराने कारनामों को अमेरिका भूल जाएगा और इस दौरान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, तो वही अमेरिका को गद्दाफी से पुराना हिसाब चुकता करने का ये बेस्ट चांस लगा। 26 फरवरी 2011 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया की बिगड़ते हालातों और लिबियन सिटीजन्स को एयर स्ट्राइक और बमबारी से बचाने का हवाला देकर लीबिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। इस दौरान गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन बिखरा हुआ था, जिसे कोई लीड करने वाला पॉपुलर फेस नहीं था। ऐसे में सभी प्रोटेस्टर्स और लीबिया के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने के लिए एक पॉलिटिकल फेस के तौर पर 27 फरवरी 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) का फॉर्मेशन होता है। NTC को लीड करने वाले लोग गद्दाफी के ओपोनेंट्स, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कई गद्दाफी के एक्स ऑफिसर्स और कई ट्राइबल लीडर्स होते हैं। फॉर्मेशन के कुछ दिन बाद ही NTC काउंसिल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलने लगी, जिसके चलते सारे प्रोटेस्ट उसी के अंडर होने लगे और इसे नेटो का सपोर्ट भी मिलने लगा। इसके बाद 31 मार्च 2011 को नेटो की सेना ने लीबिया में नागरिकों को बचाने का हवाला देकर लीबिया के कई मिलिट्री बेस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस एयर स्ट्राइक में गद्दाफी के परिवार को भी निशाना बनाया गया, जिसमें गद्दाफी के एक बेटे और 3 ग्रैंडसन्स की मौत हो गई। नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के खुले सपोर्ट के बाद प्रोटेस्टर्स को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिली, जिसके बाद प्रोटेस्ट से शुरू हुए ये रिवॉल्ट जुलाई अगस्त आते आते सिविल वॉर में बदल चुका था। इस बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच जून 2011 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गद्दाफी, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल्ला सेनूसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि उसी महीने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि गद्दाफी कई युद्ध के भले ही जिम्मेदार थे, लेकिन ICC की इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस का भारी अभाव था। यह अरेस्ट वारंट केवल वेस्टर्न मीडिया के कवरेज को ध्यान में रखकर जारी किया गया, जो कि वन साइडेड और बायस था। जहां इंटरनेशनल लेवल पर ये सब डिबेट्स चल रही थी, तो वही नेटो के सपोर्ट से NTC के रेबल फोर्सेस ने देश के वेस्टर्न पार्ट को भी कैप्चर कर लिया, जिससे अब लगभग पूरा लीबिया उनके कंट्रोल में आ गया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देख गद्दाफी डर कर राजधानी छोड़कर भाग गए और लगभग 2 महीने तक उनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका। अक्टूबर 2011 में रेबल फोर्सेस ने गद्दाफी के होम टाउन सर्ट को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में 20 अक्टूबर 2011 को प्रोटेस्टर्स ने सर्ट से गाड़ियों का एक बड़ा काफिला निकलते हुए देखा। इससे कुछ देर बाद फ्रेंच एयरफोर्स ने इस काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले लोगों में गद्दाफी का बेटा मुतासिम और लिबियन मिलिट्री हेड अबू बकर यूनुस जब्र थे। इस हमले में घायल हुए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए करीब के सुअर पाइप में घुस गए और इन्हीं में से एक थे कर्नल गद्दाफी। कुछ देर बाद NTC के ट्रूप्स और प्रोटेस्टर्स ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इसी दौरान विरोधियों की नजर में गद्दाफी भी आ गए, जो सुअर पाइप में छुपे हुए थे।
विद्रोह की शुरुआत में अपने विरोधियों को चूहा कहने वाले गद्दाफी को उसके अंत समय में चूहे की तरह सीवर से निकाला गया। विद्रोहियों ने गद्दाफी को पहले खूब घसीटा, जिस कारण गद्दाफी बुरी तरह से घायल हो गए और अपने जान बख्शने की गुहार लगाने लगे। वो खून से लथपथ थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ उन पर रहम करने वाला कोई नहीं था। बहुत चोटिल कर देने के कुछ देर बाद प्रोटेस्टर्स ने उन्हें कई गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त एक शख्स ने इस पूरे इंसिडेंट को कैमरा में कैद कर लिया था। बाद में इस वीडियो के जरिए दुनिया भर के लोगों ने देखा कि कैसे 42 साल तक लीबिया पर शासन करने वाले गद्दाफी अपने ही देश के सताए गए लोगों के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। और इस तरह लीबिया में 4 डेकेड से चले आ रहे गद्दाफी के शासन ने अंतिम सांसें ली।